हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन के अंदर जुड़ेंगे। सर इसके पहले वाली क्लास नहीं मिल रही, अभी विशाल चेक करना, मिल जाएगी। नरेश गुड आफ्टरनून भाई। विशाल अभी हमारी टेक्निकल टीम आपसे बात करेगी आपकी यही कमेंट पे, ठीक है? तो आप उनसे बता देना, वो ठीक कर देंगे। आपके कमेंट सेक्शन में देखना, हमारी टीम के मैसेजेस आ रहे होंगे। एक बार जल्दी से हमें ये बताइए, क्या मेरी आवाज और मैं आपको विजिबल और ऑडिबल है? उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। आप मेरे साथ रोजाना 10,000 PY लक्ष्य के साथ एक बैच के बारे में बात करते हैं। इस बैच के अंदर मैंने आपको अब तक प्राचीन भारत कंप्लीट करा दिया। आज इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे मध्यकालीन इतिहास से बचे हुए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से और वीडियो के बारे में बताइए, क्या सारी चीजें आपको अच्छे से आ रही है? यदि आ रही हैं तो पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? बाजीराव, मुर्शिद कुली, जफर खान, हैदर अली, निजामुल मुल्क। 4 नाम दिए गए हैं, आप लोग एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद इसका जवाब मेरे को देंगे, ठीक है? मैसूर के बारे में मैं बातें करना स्टार्ट करता हूं। मैसूर की बातें हमने छोड़ी थी 1612 में। 1612 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है वेंकट सेकंड। वेंकट सेकंड जो व्यक्ति था, इसने वाडियार वंश की स्थापना की थी मैसूर पे। मैंने आपको ये बातें विजयनगर साम्राज्य के कंप्लीट होने से पहले बताई थी। इस वाडियार वंश की स्थापना की गई थी मैसूर के अंदर। मैसूर एक राक्षस के नाम पर, जिसका नाम है महिषासुर या महिषासुर, इस राक्षस के नाम पर मैसूर का नाम मैसूर रखा गया। ये बातें मैंने आपसे की। अब क्या हुआ, 1761 में एक पानीपत का युद्ध हुआ। जब पानीपत का युद्ध हुआ, मैं आपके नरेश आपके कमेंट्स का जवाब बाद में दे दूंगा। सर डीटर पर मेडिकल टीथ में रिजेक्ट तो नहीं करते, मेरे टीथ खराब है थोड़े। नहीं नरेश, ऐसा कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? एक बार मैं कमेंट सेक्शन को देख लेता हूं, बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं आपके। इन कमेंट्स के बारे में मैं आपको क्लास के बाद जवाब दे दूंगा। अभी मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लास्ट में आप ले लूंगा मैंने एक बात बताई आपको कि एक राज्य था मैसूर या महिषासुर, ये कर्नाटक के अंदर आज पड़ता है। इस मैसूर की स्थापना वाडियार वंश के वेंकट सेकंड के द्वारा की गई। अभी जब आया 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में इसी मैसूर का एक शासक हुआ जिसका नाम है चीका देवराय। चीका देवराय, इस चीका देवराय के 2 बेटे थे। 2 बेटों में एक तो था नेजराज, एक बेटे का नाम क्या है नेजराज, और एक बेटे का नाम क्या था देवराज। ये 2 बेटे थे इसके। इन दोनों बेटों को सारा प्रशासन दिया गया था। अब इसी देवराज के नीचे एक आदमी काम करता था जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, हैदर अली। और ये जो हैदर अली है, इस हैदर अली को एक स्थान था जिसका नाम है डिंडीगुल। डिंडीगुल का सूबेदार बनाया गया था। डिंडीगुल का सूबेदार किसे बनाया गया था? तो आप लोग बोलेंगे हैदर अली को। जब हैदर अली को डिंडीगुल का सरदार बनाया तो हैदर अली ने डिंडीगुल के अंदर एक शस्त्रागार यानी कि सेना के साजो सामान का व्यवस्था की और विद्रोह कर दिया देवराज के खिलाफ। देवराज की हत्या की, उसके बाद चीका देवराय की हत्या की, नेजराज की हत्या की और मैसूर को इंडिपेंडेंट घोषित किया। कब? तो साल 1761। 1761 में मैसूर को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया। किसके द्वारा? तो आप लोग बोलेंगे हैदर अली के द्वारा। और हैदर अली ने जो मैसूर के ऊपर शासन किया, वो शासनकाल क्या है? तो आप लोग बोलेंगे हैदर अली का जो शासनकाल है वो 1761 से लेकर और 1782 तक है, 1782। फाउंडर ऑफ मैसूर डायनेस्टी या मैसूर राजवंश के संस्थापक।
मैं आपसे हैदर अली की बात करता हूं तो आप लोग और क्या क्या बातें हैदर अली के बारे में याद रखेंगे? फर्स्ट टाइम लाइव सर, हेलो हेलो भाई, यस। अब इस हैदर अली के बारे में और क्या क्या बातें आपको याद रखनी है? एक बात तो ये याद रखनी है कि हैदर अली ने एक बैटल लड़ा था, आंगल मैसूर युद्ध। हम लोग आंगल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इसी हैदर अली के बारे में यहां केवल इतना पूछा गया कि हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टीपू सुल्तान ने मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान भी एक बहुत बड़ा नाम है भाई। अभी मैं टीपू सुल्तान की बातें कर दूं आपसे, तो टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग क्या बातें याद रखेंगे? टीपू सुल्तान, सबसे पहला तो एक क्वेश्चन आता है कि टीपू सुल्तान का शासनकाल क्या है? तो 1782 से लेकर और 1799 1799 तक टीपू सुल्तान का शासनकाल है। क्वेश्चन आता है, शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। इसके झंडे पर किसका निशान मिलेगा? तो झंडे पर शेर का निशान मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, जैकोबिन क्लब का, जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? तो आप लोग बोलेंगे जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान था। इसी टीपू सुल्तान से एक बात याद रखेंगे आप लोग, टीपू सुल्तान धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, यानी सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता था। धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था कौन? टीपू सुल्तान। सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता था। उंगली में भगवान राम की अंगूठी पहनने का काम करता था टीपू सुल्तान। हेलो समीर, ठीक है। तो ऐसे एक व्यक्ति हैं टीपू सुल्तान। इसी टीपू सुल्तान ने चौथा आंगल मैसूर युद्ध लड़ा था, उसके अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने एक राजकीय वृक्ष भी लगवाया था, राजकीय वृक्ष, जो वृक्ष इनकी जीत का योगदान प्राप्त करता था, वो शेर मैसूर या टीपू सुल्तान के द्वारा मैसूर में लगवाया गया था। अभी मैं टीपू सुल्तान में मैसूर का शासक बना, ये पूछा गया है, तो आप लोग बोलेंगे 1782। 1782 में किसकी मृत्यु के बाद बना? तो आप लोग बोलेंगे इसके पिताजी हैदर अली की मृत्यु के बाद। हैदर अली की मृत्यु के तुरंत बाद इन्होंने शासन संभाला। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782। मृत्यु के तुरंत बाद इन्होंने सारा साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया। किसने? तो टीपू सुल्तान, ठीक है। आगे बढ़, झंडे, राजकीय को ठीक कर लेना भाई। आगे बढ़ते, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? अभी मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूं। अगर हम लोग अंग्रेजों और मैसूर के बीच में लड़ाई की बात करें तो उसको हम बोलते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। अभी आंग्ल मैसूर युद्ध आप लोग पढ़ेंगे, ये 4 हुए हैं, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1766। 1766 से लेकर 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। इसमें हैदर अली ने क्या किया? हैदर अली ने अंग्रेजों के मद्रास पर अधिकार कर लिया और मद्रास के अंदर 1769 में बैठ के एक ट्रीटी साइन की, जिसका नाम है मद्रास की संधि, ट्रीटी ऑफ मद्रास या मद्रास की संधि। इसके बाद अंग्रेज चुप हो गए। जब अंग्रेज चुप हुए तो अंग्रेजों ने थोड़े समय के बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध को सबसे पहले याद रखेंगे, लड़ा कब गया? तो 1780 से लेकर और 1784 तक। लेकिन इसी बीच 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और 1784 के अंदर एक ट्रीटी पर साइन होते हैं जिसका नाम है मंगलोर की संधि, ट्रीटी ऑफ मंगलोर, यानी कि मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करे गए दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, ठीक है। फर्स्ट टाइम लाइव, ओके भाई, ओके। आंग्ल मैसूर युद्ध में सबसे पहली ट्रीटी आप लोग मद्रास की संधि, एक मंगलोर की संधि और एक और संधि पढ़ाऊंगा मैं आपको, श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसको हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, रंगपट्टनम की संधि, इसको आप लोग तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? 4 बार। 4 बार अंग्रेजों और मैसूर के बीच बैटल लड़े गए। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से आता भी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार बताने का काम करेंगे।
तो मैंने अभी आपको बताया दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को मंगलोर की संधि पर साइन करके और समाप्त किया गया। लेकिन एक और आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसको आप लोग तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790। और 1790 से लेकर कब तक हुआ? 1792। और इसी 1790 से 92 के बाद 1792 में एक संधि पर साइन किए गए जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इसी श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद अंग्रेजों ने पूर्ण तरीके से मैसूर को जीत लिया था। देखते चले जाओ आप बीच बीच में, मैं कमेंट सेक्शन को नीचे करने चला जाता हूं दीपांशु, वैसे मैं आपके पास ही रहता हूं। अभी एक क्वेश्चन और लास्ट वाला और पढ़ेंगे आप लोग, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो आप लोग बोलेंगे कि ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया। और इसी युद्ध में क्या हो गया था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान डाइड इन द ईयर 1799। टीपू सुल्तान की मृत्यु, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद सारा का सारा साम्राज्य यहीं पर बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? तो मैंने यही क्वेश्चन अभी आपको बताया है। मैसूर के बारे में एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन में दोबारा देता हूं। मैंने आपको मैसूर साम्राज्य से पहले एक विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया। विजयनगर साम्राज्य में संगम, सुलू, तुलु, अराविडु, ये 4 डायनेस्टियां पड़ी। उसके बाद 1612 में मैसूर के अंदर वाडियार वंश की स्थापना की जाती है वेंकट सेकंड द्वारा। फिर वहीं पर चीकादेव 18th सेंचुरी में एक शासक बनते हैं जिनके 2 बेटे हैं, देवराज और निजराज। देवराज का एक सेनापति है, 2-3 दिन छुट्टी नहीं की भाई, वो थोड़ा सा ना एक बार मीटिंग वगैरह थी कहीं कहीं, तो वहां जाना पड़ता है, ठीक है। अभी रोजाना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई उसी देवराज के एक सेनापति होते हैं जिसका नाम है टीपू सुल्तान, सॉरी हैदर अली। उस हैदर अली ने क्या किया? मैसूर को इंडिपेंडेंट किया पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद 1761 में। और उसके बाद उसने 4 बैटल लड़े गए मैसूर के और अंग्रेजों के बीच में। इन्हीं की हमने बात की। श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। टीपू सुल्तान शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके फ्रांसीसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। हम लोग आधुनिक भारत के अंदर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते। राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? सतनामी, बुंदेला, जाट और मुंडा। एक राज्य पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? जाट राज्य। जाट राज्य, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते। क्या क्या क्वेश्चन हमें जाट राज्य से देखने को मिलते हैं? जाट राज्य हम लोग देखते हैं जाट कौन थे। तो मुगलों के अधीन कृषि करने वाले व्यक्ति जाट कहलाए। अभी जाट कहलाए तो सबसे पहला एक व्यक्ति था जिसका नाम है गोकुला जाट। गोकुला जाट, साल क्या है? साल है 1669, 1669। इसने पहली बार मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद साल आया 1686, 1786। 2 व्यक्ति, एक तो राजा राम और एक रामचेरा। राजा राम और रामचेरा ये 2 जाट भाई थे। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। जब मुगलों के खिलाफ इन दोनों ने विद्रोह किया, विद्रोह क्या था? आपने देखा कि एक अकबर नाम का शासक हुआ। उस अकबर को हम लोग इस्लाम धर्म से संबंधित। इस्लाम धर्म में क्या होता है? आदमी के मरने के बाद उसको दफनाया जाता है। इन लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, उसकी हड्डियों को निकाल कर जला दिया। जब हड्डियों को निकाल कर जलाया तो इससे मुगल इनके विरुद्ध हो गए और इसको दबाना पड़ा। फिर एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या है? चूड़ामन। चूड़ामन, चूड़ामन ने क्या किया? चूड़ामन ने इनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इंडिपेंडेंट एक जाट राज्य की स्थापना कर दी। कहां पर? तो भरतपुर के समीप के। भाई हम किसी को करवर नहीं देंगे, हम अलग से एक साम्राज्य बनाएंगे। इसी चूड़ामन ने एक किले का निर्माण कराया जिसका नाम क्या है? थीम का किला।
भरतपुर के अंदर थीम का किला इसके द्वारा बनवाया गया। लेकिन औरंगजेब का एक सेनापति था जिसका नाम है जय सिंह। जय सिंह ने क्या किया, जय सिंह ने थीम के किले पर अधिकार कर लिया। जब थीम के किले पर अधिकार किया तो इस चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो बेइज्जती मान गया। अब इसी चूड़ामन के बाद एक शासक बना जिसका नाम क्या है, बदन सिंह। बदन सिंह से क्वेश्चन आता है, जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक, जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक या एक्चुअल फाउंडर ऑफ जाट डायनेस्टी, वास्तविक संस्थापक। तो आप लोग क्या आंसर देंगे, वास्तविक संस्थापक थे बदन सिंह। अब इसी बदन सिंह के बाद जो अगले शासक बने थे उनका नाम क्या है, सूरजमल। सूरजमल से आप सभी परिचित है। इन्हीं के समय एक पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में। क्वेश्चन आता है प्लेटो ऑफ जाट्स, प्लेटो ऑफ जाट्स, तो आप किस बोलेंगे, तो सूरजमल को। फिर आता है जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून, तब भी आप क्या आंसर देंगे, तो आप लोग बोलेंगे सूरजमल। इसके बाद 1803 में एक शासक बना जिसका नाम है रणधीर सिंह। इस रणधीर सिंह ने क्या किया, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। साल 1803 में वेलेजली ने एक सहायक संधि इंट्रोड्यूस की थी, उस वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और इसके बाद ये जाट राज्य समाप्त हो गया। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो आप लोग ये बातें याद रखेंगे। ये विरोध राजा राम ने किसके खिलाफ, किसने किया था, तो राजा राम जाट विद्रोह के एक नेता थे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है भाई, ये जाट राज्य पूरा का पूरा इतना ही भाई, यही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगला 1724 में हैदराबाद की स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की, मुबारिज खान, आसफ जहां, अलीवर्दी खान, शौकत जंग। सभी की बात कर लूंगा वैसे तो मैं, लेकिन अभी हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैदराबाद इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बहुत सारे नाम हैं, जैसे उसी का नाम है किनकिलिच खान, किनकिलिच खान, प्यारा नाम है। इसी व्यक्ति का नाम है निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, और इसी व्यक्ति का नाम क्या है, आसफ जहां। ये एक अफगानी था। जब अफगानी था तो ये बहुत पावरफुल आदमी था। इसने क्या किया, इसने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। सैयद बंधु दो व्यक्ति थे जो दिल्ली सल्तनत में अपना हस्तक्षेप रखते थे, उन दोनों सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। जब सैयद बंधुओं की हत्या की तो सैयद बंधुओं की हत्या की तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला, इन्होंने क्या किया, इस मोहम्मद शाह रंगीला ने, इस मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको दिल्ली का वजीर अपॉइंट कर दिया। इस किनकिलिच खान को दिल्ली का वजीर, दिल्ली का वजीर अपॉइंट कर दिया। जब दिल्ली का वजीर अपॉइंट किया तो ये इस बात से नाखुश हो गए और इन्होंने क्या किया, ये दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत के अंदर क्या हुआ, दक्षिण भारत में जो ये एक व्यक्ति है मुबारिज खान, ये मुबारिज खान वहां पर रूल करता था। 1724 में एक सेना के साथ किनकिलिच खान वहां पहुंचा और एक बैटल लड़ा गया जिसका नाम है सूकरखेड़ा का युद्ध। सूकरखेड़ा, मैंने आपको खेड़ा के 3 युद्ध बताए, एक पाल खेड़ा 1707, एक मैंने आपको सूकरखेड़ा पढ़ा दिया 1724 और एक पाल खेड़ा पढ़ाया था 1728। ये 3 बैटल लड़े गए। इस सूकरखेड़ा के युद्ध में क्या हुआ भाई, इस सूकरखेड़ा के युद्ध में 2 सेनाएं आमने सामने थी। एक सेना किसकी थी, आसफ जहां, किनकिलिच खान या निजाम उल मुल्क, ये तीनों नाम एक ही है। और दूसरी तरफ सेना किसकी थी, तो आप लोग बोलेंगे दूसरी तरफ सेना थी मुबारिज खान की। इन दोनों के बीच एक बैटल लड़ा गया, सूकरखेड़ा का युद्ध। इस सूकरखेड़ा के युद्ध में मुबारिज खान हार गया और निजाम जीत गया और उसने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, आसफ जहां के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी का नाम क्या है, आसफ जहां। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। एक बार जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था, जल्दी से आंसर देंगे आप सभी।
बहुत ही अच्छे भाई। तो आप लोग याद रखेंगे, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य है हैदराबाद। हैदराबाद द फर्स्ट स्टेट साइंड ओवर सब्सिडरी अलायंस या सब्सिडरी। अब ये सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई थी भाई? तो सहायक संधि लाई गई थी एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। उसने बोला कि आपकी जो सेना है वो अंग्रेजों के अधीन कार्य करेगी और आपको जो भी फैसले लेने वो हमसे पूछ कर लेने पड़ेंगे। इसी सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के सामने रखा था। जैसे ये वही सिचुएशन है जब भारत ने भारत के सभी राज्यों के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि या में मिल जाए या आप पाकिस्तान में मिल जाएं या आप इंडिपेंडेंट बन जाएं। तो इसी तरीके का एक प्रस्ताव था वेलेस्ली की सहायक संधि। तो इनके पास दो रास्ते रखे गए थे भाई, या तो ये मिल जाए अंग्रेजों के साथ मिल जाए या उनके दुश्मन बन जाए। तो उन्होंने जब ये भारत के अंदर प्रस्ताव पेश किया तो उस समय भारत के अंदर शासक कौन थे? निजाम। क्योंकि जो हम लोगों ने अभी किनकिलिस खान पढ़ा या निजाम उल मुल्क पढ़ा, इसके दो बेटे थे। निजाम उल मुल्क, इसके दो बेटे थे। उन दोनों बेटों ने एक एक करके शासन किया, लेकिन जब अंतिम निजाम बना तो उसको निजाम अली के नाम से जानते हैं। इस निजाम अली ने क्या किया? साल था 1798, 1798। जब भारत के अंदर यह सहायक संधि इंट्रोड्यूस की गई तो यह प्रथम राज्य बन गया वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य। इस निजाम उल मुल्क के दो बेटे थे, एक नासिर जंग, एक आसफ जंग। उन दोनों ने एक एक करके शासन किया, लेकिन लास्ट जो थे वो निजाम अली थे। इसी को हैदराबाद का अंतिम निजाम बोलते हैं। लेकिन बाद में इसके बाद निजाम चलते रहे तो हम लोगों ने हैदराबाद एक बार और पढ़ना है, क्योंकि सरदार वल्लभ पटेल के द्वारा एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इस हैदराबाद के अंदर पोलो के बहुत सारे मैदान थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना घुसा दी थी, उसी को पुलिस कार्रवाई बोलते हैं, और इन सभी को पीटा था और इसको भारत का हिस्सा बनाया था। वो बातें हम लोग आगे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी है? कुतुब शाही। मैंने आपको हैदराबाद कब पढ़ाया था? तो आप लोग बोलेंगे मैंने आपको पढ़ाया था बहमनी साम्राज्य में। बहमनी राजवंश के समय मैंने आपको एक हैदराबाद नाम का राज्य बताया था, हैदराबाद की स्थापना बताई थी। और उस हैदराबाद के बाद मैंने यहीं पर आपको एक 4 दिशाओं में एक एक मीनार, जिसको आप लोग 4 मीनार बोलते हैं, इसके बाद मैंने यहीं पर आपको एक गुम्बद बताया था जिसको आप लोग गोल गुम्बद बीजापुर के अंदर। फिर मैंने यहीं पर आपको बताया था कि इस पर कुतुब शाही राजवंश शासन करता था, कुतुब शाही राजवंश। और इसी कुली कुतुब शाही राजवंश के अंदर मैंने आपको एक व्यक्ति बताया था जिसका नाम क्या है? कुली कुतुब शाह। इसी कुली कुतुब शाह को पढ़ाते वक्त मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई जो ये कुली कुतुब शाह है इसके द्वारा एक किले का भी निर्माण कराया गया था, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो गोलकुंडा किला। ठीक है, गोलकुंडा किला आपको मैंने कुतुब शाही राज के समय पढ़ाया था। ये सारा का सारा बहमनी एम्पायर का पार्ट है, लेकिन यहां पर भी मैंने इसका एक क्वेश्चन डाल दिया रिवीजन के लिए। ठीक है, तो गोलकुंडा। राजगढ़ फोर्ट किसके पास है? तो आपको पता है राजगढ़ फोर्ट मराठों के पास था। अगर रेड फोर्ट की बात करूं तो दिल्ली के अंदर है। यदि चिकटन किला की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर वाले एरिया में पड़ता है। आगे आ जाओ। भक्ति संत नैनार निम्नलिखित में से किस देवता के भगत थे? नैनार किस देवता के भगत थे? मुरुगन, शिव, विष्णु और इंद्र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका आप लोग नाम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। आप लोगों ने मीराबाई का नाम सुना है, शंकराचार्य का नाम सुना है, रामानंद का, कबीर का, रैदास का, धन्ना का, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। उन सब ने जो आंदोलन चलाया उसी को क्या बोलते हैं? भक्ति आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। जब 6th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी तो किस किस ने शुरुआत करी? 12 अलवार संतों, 12 अलवार संतों और 63 नैनार संतों। 63 नैनार संतों ने मिलकर
भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। इन 12 अलवार संतों के अंदर एक व्यक्ति है जिसको हम लोग पढ़ते हैं अंडाल। इन 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला संत अंडाल एकमात्र महिला संत है, और इसी महिला संत ने भी भक्ति आंदोलन के अंदर भाग लिया था। ठीक है, तो आप लोग 12 अलवार और 63 नैनार संतों के मिलन को ही किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी भक्ति आंदोलन के अंदर जो नैनार शब्द वो किसके लिए प्रयोग किया गया? तो आप लोग बोलेंगे शिव के लिए, भगवान शिव के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक है? ठीक है, वल्लभाचार्य, कबीर, शंकराचार्य, रामानुज। तो आप लोग याद रखेंगे जो ये व्यक्ति हैं वल्लभाचार्य, इस वल्लभाचार्य ने जो भक्ति की उसी भक्ति को आप लोग किस नाम से जानते हैं? उस भक्ति को पुष्टि मार्ग बोलते हैं। यानी कि भक्ति मार्ग और पुष्टि मार्ग को यदि मैं एक कह दूं तो वो एक ही बात है। किस व्यक्ति की भक्ति को पुष्टि मार्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग आंसर देंगे वल्लभाचार्य। अभी इसके अंदर और बहुत सारे आदमी हैं, जैसे कबीर है, शंकराचार्य है। अभी एक व्यक्ति के बारे में बात कर लूं आपसे तो आप लोग याद रखेंगे शंकराचार्य। शंकराचार्य से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? एक तो क्वेश्चन हमें यही देखने को मिला कि शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? कल्लादी एक जगह है, कल्लादी केरल के अंदर एक जगह है, यहां पर इनका जन्म हुआ था शंकराचार्य का। शंकराचार्य की मुख्य विशेषता क्या भाई? तो भारत के अंदर 4 दिशाएं हैं, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। नॉर्थ में आप लोग एक बहुत तगड़ा मंदिर देखते हो जिसका नाम क्या है? बद्रीनाथ। ईस्ट में आप लोग पुरी उड़ीसा के अंदर एक जगन्नाथ टेम्पल पढ़ते हैं, पुरी उड़ीसा के अंदर। साउथ में श्रृंगेरी, श्रृंगेरी एक मंदिर है, कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। ये भी क्या है? एक पीठ है। इसके बाद वेस्ट में यदि मैं बात करूं तो द्वारका, द्वारका कहां पर है? एक तो द्वारका दिल्ली के अंदर, एक द्वारका गुजरात के अंदर है। ये चारों दिशाओं में एक एक पीठ एस्टेब्लिश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे शंकराचार्य। शंकराचार्य ने उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी उड़ीसा के अंदर और दक्षिण में श्रृंगेरी, यहां पर एक एक पीठ स्थापना की थी, इसीलिए शंकराचार्य इंपॉर्टेंट है। यदि मैं कबीर की बात करूं तो कबीर एकमात्र संत है, एकमात्र संत आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे जिन्होंने गृहस्थ होते हुए इन्होंने पूरा जीवन गृहस्थ निकाला है और गृहस्थ होते हुए एक संत बन गए, यानी अपने परिवार की देख रेख भी की और एक संत भी बन गए। कौन है ऐसे व्यक्ति? तो आप लोग आंसर देंगे कबीर है, एकमात्र गृहस्थ संत, यानी पूरा का पूरा जीवन वैवाहिक गुजारा है। आगे बढ़ते हैं, वल्लभाचार्य याद रखेंगे भाई, इन्हीं के भक्ति मार्ग को क्या बोला जाता है? पुष्टि मार्ग। आगे आ जाओ। मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित वह राजपूत राजकुमारी निम्नलिखित में से कौन थी जिसके गीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है? मदपलानी, अक्का महादेवी, मीराबाई, लाल देत। 4 नाम दिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। तो आप लोगों ने एक महिला के बारे में बहुत पढ़ा जिसका नाम क्या है? मीराबाई। मीराबाई कृष्ण भगवान को प्यार करती थी, वो कैसे जुड़ी? ठीक है, जो मीराबाई है, इस मीराबाई के पिताजी हैं, मीराबाई के पिताजी का नाम क्या है? तो रतन सिंह राठौड़। इनके पिता का नाम क्या याद रखेंगे? रतन सिंह राठौड़। मीराबाई के पिताजी का नाम है रतन सिंह राठौड़। जब मीराबाई के पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़ है तो इन रतन सिंह राठौड़ ने क्या किया? राणा सांगा, राणा सांगा भारत के अंदर एक शासक पड़े, इसी राणा सांगा के बेटे, राणा सांगा के बेटे का क्या नाम है? तो बेटे का नाम है भोजराज। भोजराज ये एक युवराज थे। इस भोजराज के साथ 1516 में मीराबाई का विवाह कर दिया। मीराबाई का विवाह कर दिया किसके साथ? राणा सांगा के भोजराज के साथ। लेकिन इस भोजराज की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो अपना प्रेमी मीराबाई क्या करती है? मीराबाई अपना प्रेमी और पति स्वीकार कर लेती हैं। मीराबाई पति और प्रेमी स्वीकार कर लेती हैं किसे? तो आप लोग याद रखेंगे भगवान कृष्ण को। एक बहुत फेमस गाना भी है,
भज मन राधे 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 गोविंद राधे, वो सारा का सारा भगवान कृष्ण को आज आप लोग एक संस्था देखते हैं जिसका नाम क्या है, आइस्कॉन। भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्रेमी हैं। प्रेम के मार्ग को प्रशस्त करने का काम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अच्छे तरीके से किया गया है, तो हम इनको पढ़ते हैं। एक आप लोग नाम पढ़ते हैं रामानंद या रामानुजाचार्य, उसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। उनके 12 शिष्यों में ही एक शिष्य आप लोग, 12 शिष्यों के अंदर ही एक शिष्य आप लोग कबीर पढ़ते हैं। यहां देखो क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु थे। सबसे पहले तो आप लोग तानसेन के बारे में एक बात याद रखेंगे, तानसेन के बचपन का नाम क्या है, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे किसका नाम है, तो आप लोग बोलेंगे रामतनु पांडे तानसेन के बचपन का नाम। ठीक है, ये एक बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं। किसके शिष्य हैं, तो आप लोग याद रखेंगे तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य हैं। ठीक है, इनके बारे में बहुत बातें प्रचलित हैं। ये अकबर के समकालीन है, अकबर के समकालीन। ऐसा बताते हैं कि अकबर झाड़ियों के पीछे छुपकर इनका संगीत सुनने के लिए गया था। पूरी बातें मैं यदि आपसे बताऊं तो क्या हुआ था, तानसेन बहुत अच्छा गाते थे। जब तानसेन अच्छा गाते थे तो अकबर ने एक दिन उससे कहा कि यार तानसेन इतना सुंदर कैसे गाता है। अब महाराज मैं तो कुछ भी नहीं गाता, मेरे गुरु हैं, मेरे से भी अच्छा गाते हैं। मेरे गुरु का क्या नाम है, बोले हरिदास। बोले ऐसा क्या भाई उनके अंदर, बोले अच्छा गाते हैं। तो अकबर बोला उसको बुला के लाओ। उसने आने से मना कर दिया। उसने बोला कि मैं केवल भगवान के लिए गाता हूं, मैं किसी। तो अकबर कुटिया में पहुंचे और कुटिया में झाड़ियों के पीछे छिप गए। तानसेन ने गलत गाना स्टार्ट किया तो हरिदास ने उनको एक बार धमकाकर और फिर गाना स्टार्ट किया। जब हरिदास ने गाया तो अकबर मंत्रमुग्ध हो गए। हरिदास ने जब उसको समाप्त किया तो अकबर झाड़ियों से निकलकर हरिदास के पैर छूते हैं। इतने बड़े एक व्यक्ति हुए हैं। ठीक है, वैसे तो ये गायकी में मैं आपको एक शब्द के बारे में बताता हूं, शब्द है घराना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा घराना, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। घराना क्या होता है, एक परिवार, परिवार जो कि आराम आराम से बड़ा होता चला गया। इस घराने को नाम घराना कब दिया गया, जब 3 पीढ़ियों के अंदर, 3 पीढ़ियों के अंदर एक व्यक्ति गायन में या बजाने में बहुत अच्छा हो, वो घराना कहलाता है। जैसे कुछ घरानों के मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। एक है जयपुर घराना, जयपुर घराना एक घराना आप लोगों ने पढ़ा। दूसरा जयपुर के बाद आप लोग ग्वालियर घराना याद रख लो, ग्वालियर घराना। इसके बाद आप लोग याद रख लो दिल्ली घराना, दिल्ली घराना। इसके बाद एक याद रख लो किराना घराना, किराना घराना। इसके बाद एक याद रख लो आगरा घराना, आगरा घराना। ये घराने हैं भाई, ये सारे के सारे घराने वैसे तो इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके अंदर हम लोग पढ़ते हैं भाई किस घराने की स्थापना किसके द्वारा की गई, कौन व्यक्ति इसका संस्थापक है। एक घराना और भी याद रख लेते हैं, पटियाला घराना। पटियाला पंजाब के अंदर है, पटियाला भी एक घराना है। ये 6 घराने हैं। और जो घराने आप लोग पढ़ते हैं ना वो इन्हीं का पार्ट है। और ये स्वामी हरिदास भी उसी के समय के। आप लोग अमीर खुसरो के समय से ये घरानों की परंपरा पढ़ते हैं। अमीर खुसरो एक बहुत अच्छे वादक हुए, उन्होंने तबला व सितार का निर्माण किया था, उन्होंने कव्वाली गाना स्टार्ट किया था, उन्होंने ख्याल गायकी स्टार्ट की थी। उसी के पैरेलल जो जो व्यक्ति गाने बजाने में समर्थ थे उन्हीं को एक परिवार का नाम दे दिया, उसी को एक शब्द बोला गया घराना। ये 6 घराने हैं। इन्हीं 6 घरानों के कुछ 2-4 पार्ट और भी हैं। आप लोग इस टॉपिक को स्टैटिक के अंदर पढ़ लोगे कि कौन जयपुर घराने का संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक कौन है, इस घराने से किस किस का संबंध है। ऐसे क्वेश्चन हमें यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने डैश सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 6वीं, 8वीं, 7वीं और 9वीं 4 ऑप्शन दिए गए। पैगंबर हजरत मोहम्मद, इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। मैं एक व्यक्ति के बारे में बात कर लेता हूं, नाम क्या है, पैगंबर हजरत मोहम्मद। पैगंबर हजरत मोहम्मद
इनका जन्म कब हुआ भाई? तो जन्म हुआ 570 एडी। कहां पर? मक्का। मक्का के अंदर जन्म हुआ। तो 610 में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आप लोग याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति हुई हीरा नामक गुफा में, हीरा गुफा में। इसके बाद इन्होंने 622 में एक कैलेंडर की शुरुआत की। 622 में एक हिजरी संवत, जिसका पहला महीना छह सौ 20 से 622 हिजरी संवत। जब हिजरी संवत की शुरुआत की भाई, तो उसके बाद इन्होंने 632 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब इनकी मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है वो दो भागों में टूट गया। दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो शिया धर्म और एक सुन्नी, ये दो भाग। इनके उत्तराधिकारी एक नाम से जाने गए, जिसका नाम क्या है? खलीफा। एक क्वेश्चन और मिलता है कि इनकी पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पवित्र पुस्तक का नाम है पवित्र पुस्तक। इस पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? कुरान। ये सारे के सारे इस्लाम धर्म से संबंधित चीजें। और अगर मैं 600 की बात कर रहा हूं तो ये कौन सी शताब्दी कहलाएगी, कौन सी सदी कहलाएगी? तो आप लोग बोलेंगे ये 7वीं सदी कहलाएगी, क्योंकि सदी हमेशा एक स्टेप आगे चलती है। तो 7th सेंचुरी में इस धर्म का उदय हुआ था। शताब्दी मत लगाना। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन, सही करा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन है? 4 नाम दिए गए, मोहम्मद नासिर, सफदरजंग, सादत और वाहिदा रहमान। ठीक है, 4 नाम दिए गए। तो आप लोग याद रखेंगे एक व्यक्ति सादत खान, इसके बारे में भी आपसे अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो बात ये करें अवध। अवध के बारे में यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अवध की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अवध की स्थापना की गई थी सादत खान के द्वारा। इसी सादत खान को आप लोग एक और नाम से याद रखेंगे, बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क, सादत खान को ही बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया? इसने अवध को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया 1723 में। जब इसने इंडिपेंडेंट घोषित किया तो इसने राजधानी को फैजाबाद बनाया, फैजाबाद को राजधानी बनाया। फैजाबाद आज आप लोग किस नाम से जानते हैं? आज इसी फैजाबाद को आप लोग अयोध्या के नाम से जानते हैं। अभी भारत के ऊपर साल आया 1793, एक व्यक्ति के द्वारा आक्रमण किया गया। आप लोगों ने एक बैटल पढ़ा, करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध लड़ने के लिए भारत में कौन आया था? तो आप लोग बोले करनाल का युद्ध लड़ने के लिए भारत के अंदर नादिर शाह आया था, ईरान का नेपोलियन। जब ईरान का नेपोलियन अपनी सेना लेकर करनाल आया तो उसने भारत के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को यह बोल दिया कि भाई आपको मेरे से युद्ध लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए तैयार रहें। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने 5 लाख सोने के सिक्के नादिर शाह के पास भेज दिए। बोले सर ये हमारी तरफ से नजराना, आप इसे ले जाओ और हम और भी पैसे आपको भेज दे रहेंगे। नादिर शाह भारत से वापस जाने लगा तो सादत खान ने नादिर शाह को एक इनविटेशन भिजवाया। बोला ये तो ट्रेलर है, यदि असली फिल्म देखनी है तो आप दिल्ली पर अटैक करो। अब नादिर शाह ने क्या किया? दिल्ली पर अटैक कर दिया
और लगभग 2 से 3 महीने तक 70 करोड़ रुपए का सोना, 70 करोड़ रुपए भारत से लूट लिए। लूट कर वापिस जाने लगा तो उसने सोचा क्यों ना अपने दोस्त से भी मिल जाऊं, सादत खान। सादत खान से मिलने के लिए पहुंचा तो सादत खान को भी लूट लिया, और सादत खान ने उस लूट के कारण क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग बोलेंगे आत्महत्या सादत खान के द्वारा की गई थी। जब सादत खान के द्वारा आत्महत्या की गई तो इसका बेटा अगला नवाब बनता, जिसका नाम क्या है, सफदरजंग। सफदरजंग जब नादिर शाह के बेटे अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अटैक किया तो अहमद शाह अब्दाली को भारत में 5 बार खदेड़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे 5 बार इसको भारत में खदेड़ने का काम किया था इस सफदरजंग, क्योंकि इसके पिताजी की हत्या इसके पिताजी के कारण हुई थी। इसी सफदरजंग को तहजीब सिखाने का श्रेय दिया जाता है। तहजीब का अर्थ क्या भाई, बोलना। ये जो लखनवी तहजीब आप लोग सुनते हैं, इस लखनवी तहजीब को इसी सफदरजंग के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एकजुट होने पर अवध का नवाब कौन बना? 4 नाम है, वाजिद अली शाह, अमजद अली शाह, मोहम्मद अली शाह, नन ऑफ द अबव। देखो क्या हुआ, वाजिद अली शाह एक व्यक्ति हैं। ये वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम ही आप लोग पढ़ते हैं बेगम हजरत महल। आप लोग एक 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे, वो बेगम हजरत महल की देखरेख में ही हुआ था भाई। इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेगम हजरत महल। ये वाजिद अली शाह की पत्नी है। इस अवध पर और भी बहुत सारे शासकों ने शासन किया, जैसे आसफुद्दौला, सैफुद्दौला, सफदरजंग, ये सारे के सारे यहाँ के क्या हुए हैं, नवाब। अभी इन्हीं नवाबों के कारण एक शहर बसाया गया जिसका नाम क्या है, लखनऊ। हम लोग अगले क्वेश्चन में उसकी बात करते हैं। एक शहर पढ़ोगे आप लोग, लखनऊ। क्वेश्चन इसमें पूछा गया, बड़ा इमामबाड़ा किस नवाब द्वारा बनवाया गया था? बड़ा इमामबाड़ा कहां पर भाई, लखनऊ के अंदर। एक नवाब हुआ जिसका नाम है आसफुद्दौला। इस आसफुद्दौला ने क्या क्या किया? आसफुद्दौला, इस आसफुद्दौला ने राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ कौन लेकर गया? तो आप लोग बोलेंगे आसफुद्दौला। फैजाबाद से लखनऊ ले गया। जब फैजाबाद से लखनऊ ले गया तो वहीं पर इसने एक इमारत का निर्माण कराया, बड़ा इमामबाड़ा। इसी बड़ा इमामबाड़ा से क्वेश्चन आता है, बिना पिलर की सबसे बड़ी इमारत, बिना पिलर की सबसे बड़ी इमारत, तो आप लोग क्या बोलेंगे? बिना पिलर की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? बड़ा इमामबाड़ा। इसके बाद क्या बात याद रखनी है? इसके बाद आप लोग लखनऊ को ही एक नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर। इसी नवाबों का शहर आप लोग लखनऊ को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर सारे के सारे अवध के नवाब रहते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? किस सुल्तान को कश्मीर सिकंदर और सुल्तान जैनुल आबदीन। तो एक व्यक्ति के बारे में याद रखेंगे, कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबदीन को जाना जाता है। इस कश्मीर की यदि मैं आपसे बात करूं, कश्मीर, इसकी स्थापना शाह मीर के द्वारा की गई थी। इसको इंडिपेंडेंट घोषित किया गया था शाह मीर के द्वारा, इसीलिए इस शाह मीर को संस्थापक बोलते हैं, संस्थापक ऑफ कश्मीर या फाउंडर ऑफ कश्मीर। इस शाह मीर ने क्या किया? राजधानी किसको बनाया? तो आप लोग याद रखेंगे, राजधानी बनाया इसने इंद्रावती को, इंद्रावती को कैपिटल बनाया। और इसी का एक महान शासक हुआ जिसका नाम क्या है? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन। अब इस जैनुल आबदीन ने क्या किया? जो ये सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता था, धर्मों का बराबर सम्मान करता था। साथ ही साथ इसने क्या किया? इसने लिटरेचर यानी कि एक पुस्तक है राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर के
इतिहास के बारे में जानकारी देती है, उस राज तरंगिणी का भी वर्णन किसके द्वारा किया गया? जैनुल आबदीन के द्वारा। इसका क्या करवाया? इसने अनुवाद कराया। अनुवाद कराया तो इसी कारण कश्मीर का अकबर, अनुवाद करवाया तो कश्मीर का अकबर किसे बोला गया? सुल्तान जैनुल आबदीन को। वॉइस अभी देखना एक बार, अभी तो ठीक आ रही है, वहां पर दिखा देगा मेरे को। एक गैजेट लगवा दिया गया है वॉइस के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महमूद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग याद रखेंगे, एक स्थान है गुजरात। इसी गुजरात को भी इंडिपेंडेंट घोषित किया गया था एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? जफर खान। गुजरात, अभी गुजरात की यदि मैं बात करूं तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है जफर खान। जफर खान के द्वारा गुजरात को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था। और इसने क्या किया? इसने राजधानी बनाया, राजधानी पाटन को। पाटन एक स्थान है कहां पर? गुजरात के अंदर। ये पाटन वैसे भी आपने सुना होगा, एक 100 रुपए का नोट है भारत के अंदर, 100 रुपए का नोट। इस पर क्या है? रानी की वाव। ये रानी की वाव कहां पर है? तो आप लोग बोलेंगे रानी की वाव पाटन, गुजरात के अंदर है। इसके बाद इस गुजरात का ही एक शासक हुआ जिसका नाम है अहमद शाह। इस अहमद शाह के द्वारा एक शहर का निर्माण कराया गया जिसका नाम है अहमदाबाद। और ये राजधानी को कहां ले गया? तो आप लोग बोलेंगे राजधानी को पाटन से अहमदाबाद ले गया। राजधानी को पाटन से अहमदाबाद स्थानांतरित किया गया भाई, पाटन से अहमदाबाद। किसके द्वारा? तो आप लोग बोलेंगे इस अहमद शाह के द्वारा। इसी अहमद शाह के बाद एक शासक बना जिसका नाम क्या है? महमूद बेगड़ा। इस महमूद बेगड़ा ने 2 शहरों का निर्माण कराया। एक तो आपने गुजरात के अंदर गिरनार स्थान पढ़ा है, गिरनार के अंदर मुस्तफाबाद नामक शहर किसके द्वारा बनवाया गया? तो आप लोग बोलेंगे महमूद बेगड़ा के द्वारा। एक यहीं पर चंपानेर स्थान है, चंपानेर। इस चंपानेर के अंदर एक शहर है मोहम्मदाबाद। इस शहर की भी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप लोग बोलेंगे महमूद बेगड़ा के द्वारा। महमूद बेगड़ा बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ कहाँ का? गुजरात का। ये क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस स्थान पर सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? अजमेर, जौनपुर, आगरा, इनमें से कोई नहीं। एक स्थान है जौनपुर। जौनपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इसके बारे में बात कर लेता हूं। जौनपुर मैक्सिमम टाइम आप लोग पढ़ेंगे, जौनपुर आजाद रहा। जौनपुर की शुरुआत कहां से पढ़ेंगे? तो इसकी स्थापना की गई थी एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। किसके नाम पर की थी? तो इसका एक भाई था जोना खान। उसी जोना खान को आप लोग एक और नाम से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इस जोना खान को आप लोग एक और नाम से जानते हैं, नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक और जोना खान एक ही नाम, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं? जूना खान के नाम से जानते हैं। जोना खान, जूना खान, उलुग खान, ये बहुत सारे नाम है। इसके नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की। अभी जौनपुर को क्या किया? सरकी राजवंश ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और ये मैक्सिमम टाइम तक क्या रहा? इंडिपेंडेंट रहा। जब ये इंडिपेंडेंट रहा तो इसके अंदर एक इब्राहिम नाम के शासक बने। उस इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने एक अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कराया। ये अटाला देवी मंदिर था और इसी अटाला देवी मंदिर को हटाकर यहां पर अटाला मस्जिद का निर्माण इस इब्राहिम के द्वारा कराया गया। कहां पर? तो आप लोग बोलेंगे अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर के अंदर कराया गया। ठीक है। इस जौनपुर को सिराजे हिंद क्यों बोलते हैं? एक शब्द है सिराज। इस सिराज का संबंध कहां से है? ईरान से। ईरान का एक शहर है जिसका नाम क्या है? सिराज। अभी इसी ईरान, जिसको आप लोग एक देश के रूप में देखते हैं, इस ईरान के अंदर एक शहर है सिराज। यहां पर इस्लाम धर्म की बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। इस्लाम धर्म की बहुत ही अच्छी शिक्षा, यानी विश्व के अंदर सबसे अच्छी शिक्षा यहीं पर दी जाती है। ऐसे ही भारत के अंदर सबसे अच्छी शिक्षा, भारत में इस्लाम धर्म की सबसे अच्छी शिक्षा कहां पर दी जाती है? भारत में इस्लाम धर्म की सबसे अच्छी शिक्षा यहीं पर दी जाती है,
तो इसी कारण इसको सिराज हिंद या भारत का सिराज या पूर्व का सिराज इन नामों से जाना जाता है। इस्लाम धर्म की सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, इसी कारण इसके बहुत सारे नाम हैं। एक क्वेश्चन और आता है, सिराज ऑफ ईस्ट यानी पूर्व का सिराज किसे बोला जाता है? तो पूर्व का सिराज भी जौनपुर को ही बोला जाता है। वैसे भी आप लोगों ने एक मूवी देखी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आप लोग जौनपुर के नाम से पढ़ते हैं उस फिल्म के अंदर, वो पूर्व का सिराज, मिर्जापुर नामक मूवी के अंदर मिर्जापुर में एक शहर आपको इसके नाम से भी, कोई नहीं, रात हो जाएगी वो भी, ठीक भाई। इसके बाद एक सिराज ऑफ ईस्ट, एक याद रखेंगे भारत का सिराज, भारत का सिराज भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं? जौनपुर के। भाई आज के क्वेश्चंस हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर करेंगे, और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी किसी का कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक 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 रुक। ठीक है भाई, धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय।